स्वामी जी, मॉनसून में हाई ह्यूमिडिटी और फिर ठंड क्योंकि इस मौसम में थोड़ी लगने लगती है, तो हाई ह्यूमिडिटी और ठंड की वजह से मांसपेशी और नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है और फिर यही दबाव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका जैसी परेशानियों को भी बढ़ा सकता है। तो रीढ़ की इन परेशानियों का समाधान क्या है? इनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस दोनों की बात कर लें तो देखो, गोमुखासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। या अभ्यास से बैठ करके खड़े होकर के कैसे निकलना फिर जो कर सके हमारे साथ वो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, बरकतासन, ये 4-5 आसन जो कर लेंगे उनकी रीढ़ की हड्डी से फायदा दिखती है। दूसरा, सीधे लेट करके ये मरकटासन और उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। किसी का बीपी लो हो जाए तो अश्वगंधा, अश्वशिला या अश्वगंधारिष्ट। किसी का बीपी हाई हो जाए तो फिर मुक्तावटी। किसी नस नाड़ियाँ सिकुड़ने लग जाए तो ये इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड एक सुबह शाम में। इम्यूनोग्रिड, ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड, सारी नस नाड़ियाँ अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट। और लगातार कपालभाति, अनुलोम विलोम ही करना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए मरकटासन के ये तीनों अभ्यास, ये रिलैक्स होने के लिए भी, नस नाड़ियों की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन एक प्रवाह से बस ऐसे किए जा रहे हैं, ऐसे, और सहज होकर के करें। यो 10-20 सेकंड एक स्थिति में ऐसे ठहरना हो। अब कई बार हमें कई रोगों के बारे में बताना होता है तो हम 5-10 सेकंड में कर देते हैं आसन को। धीरे धीरे बढ़ा के 10-20 सेकंड से लेके आधा मिनट, 1 मिनट, 2-5 और बहुत क्रोनिक बीपी, क्रोनिक शुगर, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, वाइस प्रेशर, फिस्टुला है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। सरसखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघात। ऐसे सहजता के साथ ये भुजंगासन, सर्वासन। तो अब आज के बाद किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की दिक्कत नहीं होगी। इतने अच्छे अभ्यास हमने बता दिए कि इससे सब की रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 मणके अच्छे हो जाते हैं। इतना अच्छा है। और 10-10, 20-20 बार करके बढ़ा के 100 बार तक पहुंचा देते हैं। ठीक है ताई, 100 बार तक करना, फिर 100 साल तक बुढ़ी नहीं होगी। ऐसे ये अच्छा स्वामी जी, देखिए अंग्रेजी का एक शब्द है क्रेविंग होना, और इस क्रेविंग के प्रशमन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार लोगों का पकौड़ा खाने का दिल कर रहा होता है, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा होता है। अब बारिश के मौसम में तो बाहर निकल के गोलगप्पा खाया तो पानी भी जो है इन्फेक्टेड है इस टाइम, और उससे इन्फेक्शन का ख़तरा है, संक्रमण फैल सकता है बारिश का पानी। लेकिन और बारिश अलग तरह की परेशानी बढ़ा ही रही है। तो स्वामी जी, बारिश के मौसम में वायरल संक्रमण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने से भी, आज चूँकि हमारा जो फोकस है वो नसों पर ज़्यादा है, तो नसों में सूजन हो सकती है जिसकी वजह से नस और मसल्स में कमज़ोरी आ सकती है। तो स्वामी जी, मानसून के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आखिर बचा कैसे जाए, और जिनको ये संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, वो फिर क्या उपाय करें? थोड़े दिन गोलगप्पों का बहिष्कार करो। ये अपने को सीजन के रूप में देखना चाहिए। जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तेजी से पनपते तो ये पकोड़े, सकोड़े, और ख़ास करके देखो गोलगप्पे, चलो पकोड़े में, समोसे में तो उबाल करके बनाते तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उनका मोक्ष हो जाता है, और उनके फिर जीवाश्म, सूक्ष्म जीवाश्म कहते हैं, वो आप खाते रहते हो, कोई बात नहीं। लेकिन गोलगप्पे में तो कोई
जो है गोलगप्पा पहले से उबाल के रखते हैं और उसमें पानी डालते हैं और उसमें फिर जो है वो चना और आलू आदि थोड़ा बहुत डालते हैं, पता नहीं क्या टेस्ट मिलता है लोगों को। तो देखो इन चीज़ों से तो बचना पड़ेगा, जितना हो सके स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी इनके संपर्क में रहें तो फिर ये इन्फेक्शन से बच जाएंगे। फिर भी जो अंदर इन्फेक्शन होता है ना, मैंने बताया अश्वगंधा शतावर तो हर घर में रखो, 1-1 ग्राम सुबह सब ले लो। अश्वगंधा या अश्वशिला ये हमने इसी के लिए कैप्सूल आदि बनाए, ये अश्वशिला, अश्वगंधा और शिलाजीत से, ये केवल शिलाजीत और ये अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है इसमें। विदेशों में तो इससे जो हम उपलब्ध कराते 100 गुना तक महंगा बेचते हैं अश्वगंधा पूरी दुनिया में। और ये स्वर्ण शिलाजीत जो थोड़े ज़्यादा ही कमज़ोर प्राणी है वो दे दिया था। अंदर की नस नाड़ियों की दिक्कत नहीं होगी, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्नवा का गोखरू पुनर्नवा धनिया का जो काढ़ा है ना, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को धो डालता है। वैसे तो सुबह सुबह गोधन अर्क पी लें, पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को निकाल देता है। 3 महीने में एक बार कोलोन थेरापी है, 6 महीने में, साल भर में एक बार प्रक्षालन कर लें। कोई किसी इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई अंदर सूजन, वाटर टेंशन, ये सब रह ही नहीं सकता। और सप्ताह में एक बार जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया, सप्ताह में एक बार कम से कम गोखरू, धनिया या पुनर्नवा जो जिसको उपलब्ध है या मकोई, इसका काढ़ा पी लेते हैं, पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन धो देता है पूरे शरीर का। फेफड़ों के इन्फ्लेमेशन के लिए स्वासारी, ब्रेन के इन्फ्लेमेशन के लिए मेधा क्वाथ, पूरे शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है तो पीड़ांतक क्वाथ या दशमूल क्वाथ, ऐसे पेट के इन्फ्लेमेशन के लिए सर्वकल्प क्वाथ, जिनको बहुत पुराना कब्ज है इन्फ्लेमेशन के कारण से फिर आंखें इतनी कमज़ोर हो गई, कब्ज हो गया तो सर्वकल्प क्वाथ। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। पेट में सूजन आ जाती है, फिर ये जो अंदर बैक्टीरिया वायरस का लोड बढ़ जाता है तो पुनर्नवादि मंडूर तो है ही, उसके साथ पुनर्नवारिष्ट। फिर किसी को पेचिस 10 लग जाते हैं तो फिर उसमें कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिप, जिनको कोलाइटिस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोराइसिस वालों को सूजन बढ़ जाती है, स्किन पर सोराइसिस बढ़ जाता है। गोधन अर्क, उसके साथ नीम घनवटी या कायकल्प पट्टी, और खाने के बाद सोरोग्रिप 3 बार खिला देते हैं। कायकल्प में तेलम या दिव्य तेलम लगा देते हैं। तो ये सारे प्रकार के इन्फ्लेमेशन के चर्म रोग भी बहुत बढ़ते हैं। सामान्य रूप से तो एलोवेरा जूस पिला देते हैं और एलोवेरा जेल लगा देते हैं, इससे भी सारे स्किन के ये सारे इन्फ्लेमेशन सब खत्म हो जाए। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो रामबाण है, तो छोड़ नहीं। ठीक है स्वामी जी।